न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं मीनल आपके साथ और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है शाम की खबरों में। अब डालते नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नागपुर बनेगा आधुनिक एडवेंचर पार्क। लता मंगेशकर उद्यान में होगी साहसिक खेलों की दुनिया तैयार। चिचोली बैतूल सड़क हादसे में तेंदुए की मौत, वन विभाग ने किया अंतिम संस्कार। चंद्रपुर में बेकाबू ट्रक ने मचाया कहर, 18 वर्षीय युवती की मौत, 3 घायल। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। परियोजना के लिए 8 करोड़ 79 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस पार्क का उद्देश्य विद्यार्थियों में साहस और आत्मविश्वास की भावना को विकसित करना है, साथ ही नागपुर शहर के सौंदर्यीकरण और स्मार्ट सिटी योजना को नई दिशा देना है। ये पार्क 15 प्रकार के विविध एडवेंचर गेम्स से युक्त होगा, जो पहली बार इस स्तर पर शहर में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उद्यान परिसर में स्थित पुराने ऑडिटोरियम स्टेडियम को पहले ही ध्वस्त कर खाली कर दिया गया है। लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में बच्चों के खेलने के लिए पहले से ही खुला स्थान उपलब्ध है। अब इस जगह पर नया एडवेंचर पार्क तैयार किया जाएगा। इस परियोजना के तहत 4 करोड़ 58 लाख रुपए निर्माण कार्यों और हरियाली पर खर्च किए जाएंगे, जबकि शेष 4 करोड़ 20 लाख रुपए विशेष एडवेंचर उपकरण और गेम्स पर खर्च होंगे। सौंदर्यीकरण के लिए लॉन और सजावटी पेड़ पौधों का भी रोपण किया जाएगा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। चिचोली बैतूल सड़क हादसे में तेंदुए की मौत, वन विभाग ने किया अंतिम संस्कार। बैतूल जिले के चिंचोली वन परिक्षेत्र अंतर्गत कुरसना गांव के पास एक दुखद घटना में एक वन्य तेंदुए की सड़क हादसे में मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हो चुकी है। घटना की सूचना राहगीरों द्वारा तुरंत वन परिक्षेत्र अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केसी तनवर को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वन एसडीओ जितेंद्र अवसे, तहसीलदार, वन परिक्षेत्र अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति में तेंदुए के शव को जंगल क्षेत्र में ले जाकर आवश्यक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई। पोस्टमार्टम के उपरांत तेंदुए के मुख्य अंगों को फॉरेंसिक लैब जांच हेतु भेजा गया है, ताकि मौत के कारणों की वैज्ञानिक पुष्टि की जा सके। इसके बाद तेंदुए के शव का विधिवत अंतिम संस्कार वन परिक्षेत्र अधिकारी और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में किया गया। वन विभाग ने अज्ञात वाहन चालक की तलाश के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए हैं और इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सड़क किनारे वन्य जीव चेतावनी संकेत लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। ये घटना वन्य जीवों के संरक्षण और यातायात नियमन की आवश्यकता पर एक बार फिर गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। और अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। सोमवार शाम चंद्रपुर के तुकम इलाके में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जब एक बेकाबू हाईवे ट्रक ने सड़क पर खड़ी और चलती कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही 18 वर्षीय युवती सानिका लक्ष्मण कमरे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये हादसा शाम करीब 6 बजे हुआ, जब चंद्रपुर से दुर्गापुर की ओर जा रहे एक हाईवे ट्रक तुकुम इलाके में पहुंचते ही असंतुलित हो गया। चालक ने नियंत्रण खो दिया और ट्रक सीधे पार्किंग में खड़े वाहनों से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वहां खड़ी 2 कारें, एक ऑटो और कई दुपहिया वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय सूत्रों और पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार ट्रक चालक नशे की हालत में था। शराब के नशे में लापरवाही से वाहन चलाने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया और ट्रक को जब्त कर लिया गया। हादसे के बाद इलाके में भारी अफरा तफरी मच गई और ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और बचाव दल ने स्थिति को नियंत्रित किया है और घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद इलाके में भारी अफरा तफरी मच गई और ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस और बचाव दल ने स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है।
वाह छेड़ूंगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। रहाटे चौक से 0 माइल की ओर जाने वाली आदिवासी गोवारी फ्लाईओवर पर मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब 23,000 लीटर पेट्रोल से भरा एक टैंकर हाइट बैरियर में फंस गया। फ्लाईओवर पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक के बावजूद टैंकर चालक ने लापरवाही से वाहन ले जाने की कोशिश की, जिससे एक और का यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए यातायात पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक टैंकर को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ को लेकर की गई ये लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। पूर्व में इसी स्थान पर भारी वाहनों के प्रतिबंध के बावजूद ऐसी घटना हो चुकी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन यातायात प्रभावित रहा।
वरती मोबाईल वॉकी चालू करू नका म्हणते. खूप गर्दी झाली आहे की दोन्ही बाजूबाजूची तयार झाली. बंद करायला लागेल. मोबाईल देऊन द्या, मोबाईल देऊन द्या. Q24 बढ़िया देश के नागरिक बड़ी गप्पा मिली थी. लोकच नाही आहे ते. याच्यामध्ये हे 8 ते 10 वेळा याच्या आधी लावलेलं आहे. PWDने लावलं होतं आणि PWDच्या वर्ल्ड बँकचा जो प्रोजेक्ट आहे त्या वर्ल्ड बँकच्या प्रोजेक्टमधनं हे हाईट बॅरियर लावले होते. कारण या पुलावर हेवी व्हेकल जड वाहतुकांना प्रतिबंध आहे पहिलेपासनं आणि हे तरी देखील हे ट्रक्स इथून जायचे तर इथे हाईट बॅरियर लावले. आणि यावेळेच्या हाईट बॅरियरचं वैशिष्ट्य असं होतं की त्यांनी 2 जाडे बॅरियर एका रांगेत लावले होते. तरी देखील हा ऑइलचा टँकर हा महाराष्ट्रीयन ड्रायव्हर आहे. याला तो बोर्ड देखील वाचता आला नाही. काल रात्री इथे लावलं त्यांनी. तिथे लिहिलेलं आहे की जड वाहनांना प्रतिबंध. तरी देखील यांनी हे टाकलेलं आहे. याच्यामध्ये जवळजवळ 23,000 लिटर पेट्रोल आहे. आता 2 आपण पाहिलं फायर ब्रिगेडच्या गाड्या इथे आलेल्या आहेत. हे केवढं डेंजरस परिस्थितीमध्ये इथे आलेलं आहे. दोन्ही बाजूची वाहतूक इथे सुरू होती. आत्ता पोलिसांनी तिकडली समोरची वाहतूक थांबवलेली आहे. कारण हा पुलाची जी स्ट्रेंथ आहे या पुलाच्या स्ट्रेंथमध्ये विशिष्ट पद्धतीच्या वजनाच्या व्हेकलच इथून जाऊ शकतात, या जाऊ शकत नाही. पण एवढं लावलं असताना देखील आज या ट्रकनी इथे तोडलेलं आहे. आता हे काढताना पुन्हा ही जी बॅरियर आहे हे तोडावं लागेल कदाचित. याचा खूप मोठा खर्च सरकारला इथे येतो आणि या माणसाला दिसलं नाही आणि हे तोडलेलं आहे. आणि आता हे फायर ब्रिगेडच्या गाड्या आल्या कारण 23,000 लिटर पेट्रोल जर उद्या काही त्याचा स्फोट झाला किंवा काही झालं, लोक इथून हजारो लोक इथून जात असतात. त्याच्यामुळे अत्यंत धोकादायक स्थितीमध्ये हा ट्रक आता अडकलेला आहे. घटना मोठी होऊ शकते होती. घटना बिलकुल मोठी होऊ शकली असती कारण तिथे सुदैवानी त्याच्यात वरच्या भागामध्ये पेट्रोल कमी असल्यामुळे त्याला तो दबल्या नाही गेलं. त्यात तेवढं प्रेशर जर त्याच्यामध्ये आलं असतं तर कदाचित इथे मोठा स्फोट होऊन आणि जेव्हा हा ट्रक अडकला त्यावेळेला इथे दोन्ही बाजूनी प्रचंड वाहतूक होती. लोकांना अचानक समजलं नाही. त्याच्यामुळे याच्या आजूबाजूला खूप वाहनं या ठिकाणी जमा झाली होती. जर स्फोट झाला असता तर इथे जेवढी वाहनं होती कमीत कमी 100-1 वाहनं इथून उडून हे झालं असतं. आजूबाजूला परिसरी तिथे धोकाची क्षती पोहोचली असती. हेवीसाठी नाही आहे. हां हेवीसाठी नाही आहे. साला तो पाच आपला इकडला बुटीपूरचा पूल तसाच पडला ना आणि ते पेट्रोल सांडलं असतं खाली म्हणजे केवढं आलं भरून आहे ना ती पण टाकी खाली करायला लागते. टाकायचं का आपापल्या गाडीत करायच्या का टाक्या फुल आपल्या काय मिनिट इथे काय सांगता नेमकं हे आता आम्हाला जो प्रथम दिवशी सांगण्यात आलं की टँकर पलटी झालेला आहे, पण हा टँकर वगैरे पलटी काही झालेला नाही आहे. ड्रायव्हरला एवढी सूचना असल्यानंतरही की याच्यावर लोडिंग गाडी जाऊ शकत नाही आहे, पण तरी ड्रायव्हरच्या निष्काळजीपणा दिसून येत आहे. आणि त्याच्यामुळं गाडी आता मेन त्याचा जो गाडीमध्ये ड्रायव्हरला विचारण्यात आलं आहे की गाडीमध्ये पेट्रोल आहे आणि मेन वाल आणि आपण जे लावलेलं अँगल आहे तो त्यामध्ये पूर्ण जाम आहे. आता गाडी मागं पुढं घेण्यात आल्यानंतरच समजेल की याच्यात लिकेज होते का नाही होते.
का याला काही काढण्याचा आता दुसरा काही मार्ग आम्हाला किती असावा करावा याच्यात लागेल. तर पेट्रोल आता काय आता त्याच्यामध्ये आता ड्रायव्हरलाच विचारावं लागेल. तरी टँकी पूर्ण फुल आहे 23,000 लिटर 23,000 पेट्रोल आहे. लिटर पेट्रोल आहे. किती मोठा नुकसान होऊ शकत होतं, किती मोठा एक अपघात होऊ शकत होता इथं जर आग लागलीच तिथं. तर मोठा ब्लास्टच झाला असता, कारण रहदारीचं ठिकाण आहे आणि कंटिन्यू इथून म्हणजे आपल्या आता दोन्ही साईडला पण येण्या जाण्याच्या मार्गावर तुडुंब गर्दी असते अशा वेळेस. पोलीस प्रशासन आणि फायर ब्रिगेड प्रशासनाला माहीत पडता बरोबर ते इथे आले आम्ही आहे. लगेच घटनास्थळावर आमच्या महानगरपालिकेच्या फायर डिपार्टमेंटच्या एक सिव्हिल अग्निशामक केंद्र आणि एक कॉटन मार्केट अग्निशामक केंद्र अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी घटनास्थळावर दाखल झालेलं आहे. सध्या परिस्थिती पाहता सध्या नॉर्मल आहे, पण आता ज्यावेळेस त्याचा मेनवाला गाडी मागं पुढं घेण्यात आता इथून पुढं काय सिच्युएशन आहे, आम्हाला रेस्क्यू ऑपरेशन थोडंसं करावंच लागेल त्याचं. सर तुमचं नाव सांगू. माझं नाव भगवान बळीराम वाघ, प्रभारी केंद्र अधिकारी कॉटन मार्केट अग्निशामक कोणती केंद्र. कंपनीचं पेट्रोल होतं? आता गाडीवर तर रिलायन्स लिहिलेलं आहे, गाडी रिलायन्स कंपनीचीच आहे. काय कोणाची आहे कार हटवा लागते ना गाडी आली ना. गर्दी पूरी एरिया पूरा आगा जा पूरी माती गर्दी एरिया वो सगळा नेटवर्क कटवलं. गाड़ी आगे ले लेना वो ट्रैफिक उधर जाम बहुत दूर है वो जगह ऊपर का पुलिया ऊपर जाना नहीं तुमको. वो तेरी मशीन दिला दे, वो फायर फाइटर की वो क्या रहता है ट्रैफिक की वजह से सर. ए बाबा तेरी वो कंपनी वालों को बुलाना जल्दी. कौन है तेरा मैनेजर, बुलाना उसको. आले का त्याची काय सोय करा दुसरी. निघाला फक्त मोबाईलवर येऊन त्याला रेडियन मोबाईल पास होतं. आमचं लक्ष होतं ना.
न्यूज, सच जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र गोवा महासचिव गोविंद शेंडे ने बकरीद पर गो हत्या और गो तस्करी पर सख्त रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है, ऐसे में कानून का पालन जरूरी है। शेंडे ने त्योहारों के दौरान पर्यावरण संरक्षण की बात उठाते हुए कहा कि जैसे गणपति और दिवाली को पर्यावरण के अनुकूल मनाने को कहा जाता है, वैसे ही बकरीद पर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुरान में बकरे के वध का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उन्होंने प्रशासन से निगरानी बढ़ाने की अपील करते हुए कहा, सरकार के कान खोलना हमारा काम। हे जे काही बोलून राहिलो आहे ते कशाकरता बोलून राहिलो? सरकारलाच सांगतोय ना, सरकारलाच प्रश्न आहे ना की त्यांनी बनवलेल्या नियमाचं पालन त्यांनीच करायचं आहे। सरकारने बनवला नियम, सरकारने राजमाता घोषित केली, सरकारने गोहत्येवरती प्रतिबंध लावला आहे, सरकारनेच त्याला थांबवावं। अल्पसंख्याक आयोगानं म्हटले गोवंश हत्याबंदी कायद्याचं जे आहे ते सगळ्यांनी जे आहे ते पालन करायला पाहिजे। मात्र बकरा कापणीला विरोध जे असणार आहे त्याला जे म्हणजे हिंदू असेल किंवा मुस्लिम असेल या दोघांचंही व्यावसायिकपणे जे आहे ते नुकसान होणार यामुळे असं मी व्यवसायाकरता नाही बोलत आहे। मी माझा प्रश्न पर्यावरण विधानशी आहे। इतके वर्षापासून बकरी ईद होऊन राहिली, काही प्रश्न आला का समोर? नाही आला ना। हे जे पर्यावरणविद आम्हाला जे ज्ञान देतात की पर्यावरणाला नुकसान होतो ते यांना का नाही देत, हा माझा प्रश्न आहे। बरं, तुमच्या संकल्पनेतून कशी ती ईद साजरी केली गेली पाहिजे? इको फ्रेंडली करावी त्यांनी पण, जसं आम्हाला इको फ्रेंडली म्हणतात तसं त्यांनी पण इको फ्रेंडली करावी। आपल्याच विचाराचं सरकार असताना हे सगळं अपयश येते असं वाटत आहे का? मग आपण तुम्हाला वारंवार का सांगावं लागतं? तुम्ही म्हणता रोज आम्ही गोरक्षेसाठी उभं राहतो, तशी वेळ काय येते? सरकार असतं, सरकार प्रशासन चालवत असतं, प्रशासनामध्ये काही लोक आहेत भ्रष्ट, त्याच्यामुळे हे सगळं होतं। तर ते त्यांचे कान उघडणी करणं हे आमचं काम आहे। हिंदी घेऊन टाकाय ईद आहे, बकरी ईद आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर वाद प्रतिवाद सुरू झालेले आहे कुर्बानीवरून। विश्व हिंदू परिषदेची नेमकी काय भूमिका आहे? मागच्या अनेक वर्षाच्या अनुभवाच्या आधारावर आमचं असं म्हणणं आहे की हा जो कालावधी असतो, ह्या कालावधीमध्ये फार मोठी गौ तस्करी होते आणि गौहत्या होते। बकरी ईदच्या नावाखाली गायीची कत्तल आणि गायीची तस्करी याला कसा आळा घालायचा, महाराष्ट्र शासनाने प्रदेशामध्ये गौहत्येवरती प्रतिबंध केलेला आहे, गौ तस्करीवरती प्रतिबंध आहे, गायीला राज्यमाता घोषित केलेलं आहे। ते सरकारची ही जबाबदारी आहे की ह्या दरम्यान बकरी ईदच्या नावावरती एकही गाय कापल्या जाणार नाही, याची दखल सरकारने घ्यावी, सुनिश्चित करावं। पोलीस प्रशासन आणि बाकीचं प्रशासन यांनी सतर्क राहून आपली यंत्रणा सतर्क करावी। आमचे कार्यकर्ते तर जे काही करायचं आहे, पकडायची धकडायची जे काही कार्यवाही आमचे नेहमी कार्यकर्ता करतातच, ते करतीलच। पण महाराष्ट्र शासनाचा नियम आहे, कायदा आहे, त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनाची आहे, त्यांनी ती करावी। सर, कार्यकर्ते काही ठिकाणी गोतस्करी थांबवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, चेकपोस्ट लावणार आहे, त्याच्याबद्दल काही निर्णय झाला? निर्णय काय, तो आमचं नेहमीचंच काम आहे, रोजचं काम आहे आमचं। ईदच्या पार्श्वभूमीवर काय वेगळं? आमचं रोजचं काम आहे ते, आम्ही रोजच करतो। गौरक्षा रोज गौरक्षा करतो आम्ही, रोज ट्रक पकडतो, रोज गौशाळेमध्ये गाई पोचवतो। पोलीसमध्ये काही FIR होतात, काही नाही होत, हे रोजचंच काम आहे। काही नवीन म्हणजे फक्त म्हणजे काय बकरी ईद आली म्हणून जास्त त्याच्यामध्ये लागायची गरज आहे, रोजचं काम आहे। तुमचा आक्षेप असा पण आहे की हे ज्या बकरी ईदच्या निमित्तानं बकरे कापले जातात त्याचं रक्त हे नदीमध्ये मिसळतं आणि पर्यावरणाची हानी होते, हे काय नेमकं? पर्यावरणाला नुकसान हे होतंच, आणि माझा तर हे पर्यावरणविद जे आहे, जे पर्यावरणाच्या नावाखाली सगळी आपली पॉलिटिक्स करतात, त्यांना असं म्हणणं आहे, त्यांना माझा प्रश्न आहे की आम्हाला तुम्ही इको फ्रेंडली गणपती बसवायला सांगता, नदीमध्ये गणपती विसर्जन करायला थांबवता, इको फ्रेंडली होळी करायला सांगता,
रंगाची आणि पाण्याची होळी खेळू नका मला सांगता, फटाके नका फोडू असं आम्हाला सांगता, तेव्हा तुम्ही हेही सांगायला पाहिजे की बकरी ईदमध्ये बकरी नका कापू, त्यांनी पर्यावरणाला नुकसान होतं, त्यांनी सांगायला पाहिजे. ते का नाही सांगत? यावेळेला का चूप राहतात? हा प्रश्न आहे त्यांच्याशी. पण मुस्लिम धर्मियांसाठी बकरा ईदला बकरा कापणं हे पवित्र आहे. त्यांच्या धर्मात जर ते पवित्र असेल तर मग आपल्याला हरकत. माझी जे माहिती आहे आणि मी काही लोकांशी जी बोलणी केलेली आहे त्याप्रमाणे कुराणमध्ये बकरा कापून बकरी ईद करणे असा काही उल्लेख नाही आहे असं अनेक लोकांचं म्हणणं आहे. तर मग त्यांनी विचार करावा त्याचा. आणि बकरी ईद करायची आहे तर बकरी, मग गाय कशाला? आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है. और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर. नागपुर जिले के मौदा तालुका में हुए क्रय विक्रय संघ चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो चुका है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष बाबा गुजर ने इस गठबंधन को अभद्र और भ्रष्ट बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज की. बाबा गुजर ने आरोप लगाया कि इस चुनाव में भाजपा के पूर्व विधायक टेकचंद सावरकर, कांग्रेस नेता सुनील केदार और पूर्व सांसद श्याम कुमार बर्वे ने मिलकर राकांपा को हराने के लिए गुप्त समझौता किया. गुजर का कहना है कि भाजपा के स्थानीय नेताओं ने एनसीपी को धमकाया और हार के डर से कांग्रेस ने भाजपा से हाथ मिलाया. उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इस गठबंधन से साफ संकेत मिलता है कि आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में भी ऐसे समीकरण बन सकते हैं. इसलिए राकांपा पूरी तरह सतर्क रहेगी. आज आपणा सर्वांना माहीत आहे, देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय असे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय बावनकुळेजी, आम्ही सर्व केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश एक संघटनात्मक पर्व हे संपूर्ण देशभरामध्ये सुरू आहे. त्याच्या अंतिम टप्प्यामध्ये आम्ही सर्वजण पोहोचलेलो आहोत. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 80 संघटनात्मक जिल्ह्यांची नेमणुका झालेल्या आहेत. 1224 वेगवेगळ्या जिल्हा आणि तालुका निहाय अशा मंडळांचं गठन हे सुद्धा झालेलं आहे. संघटनात्मक दृष्ट्या भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते कामाला लागलेले आहेत. आणि म्हणून मग त्या दृष्टिकोनातून सर्व विभाग निहाय संघटनात्मक बैठका घेण्याच्या संदर्भातला निर्णय हा पार्टीने घेतला. काल पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये त्याची सुरुवात केली आणि आज पूर्व आणि पश्चिम विदर्भ या विदर्भातील असणारे 19 संघटनात्मक जिल्हे आणि 309 मंडळाचे असणारे आजी माजी असे सर्व पदाधिकारी आणि सर्व लोकप्रतिनिधी यांच्याशी सगळ्यांशी आज बैठक झाली. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींना 11 वर्ष देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम करताना पूर्ण झाली आहेत. आपण पाहतच असाल आणि आपल्याला याची कल्पना आहे, देशाची अर्थव्यवस्था ही त्यावेळच्या काळामध्ये 2014ला ज्या पद्धतीने पिछाडीवरती होती, आज ती 4थ्या स्थानावरती पोहोचली आणि लवकरच ती 3ऱ्या स्थानावरती सुद्धा पोहोचणार.
वसुदैव कुटुंबम या पद्धतीने पूर्ण जगामध्ये देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी त्यांच्या नेतृत्वामध्ये सर्व जगामध्ये भारताची भूमिका, आपली भूमिका हे मांडण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि 11 वर्षामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने या 11 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जे काम या सरकारच्या माध्यमातून, केंद्र आणि राज्याच्या माध्यमातून झालंय, त्याला संकल्प ते सिद्धी या पद्धतीने प्रत्येक गावामध्ये, प्रत्येक शहरामध्ये त्या चौपालापर्यंत पोचवावं या दृष्टिकोनातून प्रत्येक मंडलांमध्ये वेगवेगळ्या NGOच्या माध्यमातून प्रत्येक काम सिंगल लाईन मध्ये लोकांपर्यंत पोचवा. उदाहरणार्थ आर्थिकदृष्ट्या देश कसा सक्षम झालाय, 4थ्या स्थानावरती पोहोचलाय, लवकरच तो 3ऱ्या स्थानावरती पोहोचणार आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये आदरणीय गडकरी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये रस्त्यांचं जाळं हे कसं मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलंय, त्याची लांबी किती होती आणि किती वाढली आहे. रेल्वेबद्दलही त्याच पद्धतीने काम कसं पुढे गेलंय. सार्वजनिक वाहतुकीच्या व्यवस्था उभ्या राहिल्या पाहिजेत, वाहतुकीची कोंडी संपली पाहिजे. यासाठी रिंग रोड्स असतील किंवा मेट्रोचं जाळं कसं पसरलंय, किती पसरलंय, अशा किंवा कृषी क्षेत्रामध्ये केली गेलेली कामगिरी असेल, या सगळ्या गोष्टी या सामान्य लोकांपर्यंत संकल्प ते सिद्धी या माध्यमातून, पत्रकांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचवा. लोकांना हे समजून सांगितलं पाहिजे की केंद्रातलं सरकार आणि राज्यातलं सरकार एक विचाराने चालल्यामुळे कशा पद्धतीने राज्यामध्ये विकासाचा रथ हा अविरतपणे सुरू आहे, हे लोकांपर्यंत जाऊन सांगणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी सरकारचे असणारे सर्व उपलब्धी, ज्याला आपण म्हणतो या संघटना म्हणून शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून करावं. आणि त्यासाठी काही रचना येणाऱ्या काळामध्ये तयार करणं आणि त्या सगळ्या पुढे नेणं, यासाठी आजची एक कार्यशाळा या सकाळपासून विदर्भामध्ये होती. या कार्यशाळेमध्ये सर्व मंडलाचे अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष हे सर्व उपस्थित होते आणि त्यांनी सर्वांनी हा संकल्प केला आहे की संकल्प ते सिद्धी हा जो केंद्राने दिलेला कार्यक्रम आहे, तो कार्यक्रम हा अतिशय चांगल्या पद्धतीने आम्ही पुढे नेऊ. जागतिक पर्यावरणाचा 5 जून हा दिवस आपण साजरा करतो. 5 जून ते 15 ऑगस्ट पर्यंत जवळजवळ 1.25 महिने सरकारी यंत्रणा असेल किंवा आपल्या सर्व कार्यक्रमांमध्ये प्रत्येकाने स्वतःने एक झाड आपल्या आईच्या, मातृभूमीच्या नावाने लावायचं आहे. हा संदेश लोकांपर्यंत घेऊन जायचा आहे, त्याचं संवर्धनही करायचं आहे. 50 वर्षा अगोदर काँग्रेसने जो संविधानाचा आणि घटनाबाह्य असं जे काम केलं,
आणीबाणी जी लादली गेली 1.25 लाखपेक्षा जास्त त्यावेळेच्या असणाऱ्या समाजसेवकांना त्यांनी तुरुंगात टाकलं. हा काळा दिवस 25 जून म्हणून आपण साजरा करतो. त्याची आठवण या काँग्रेसने केलेलं हे जे पाप आहे त्याची आठवण नागरिकांना करून देणं आणि लोकशाहीचा सन्मान हा देशाचे पंतप्रधान कसे करतायत हे पुन्हा पुन्हा आठवण करून देणं हे आपण सर्वांनी करायचं आहे. 21 जून हा दिवस आपण सर्वांनी योग दिन म्हणून साजरा करतो. तो 17 तारखेपासून तो पूर्ण आठवडाभर वेगवेगळ्या NGOज असतील, प्रत्येक संघटनात्मक मंडळांमध्ये 2 कार्यक्रम कसे होतील आणि हा आरोग्याचा संदेश जो आहे तो आपण कसा लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल यासाठी काही व्याख्यानं जर करता आली तर तीही करावीत. अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून संकल्प ते सिद्धी हा विषय हा सामान्य जनतेपर्यंत घेऊन जावा असे आज सर्व पदाधिकाऱ्यांनी ठरवलं आहे. माझी आपणाला ही सर्वांना विनंती आहे की या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आपण माध्यमांनी सुद्धा हा विषय जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसा जाईल यासाठी आपल्या सर्वांचं सहकार्य अपेक्षित आहे. आपण सर्वजण कराल याची खात्री आहे. धन्यवाद. पक्षाचे प्रदेशाचे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब नागपूर शहरातील या लोकप्रिय मीडियाला संबोधित करतील. आज या पत्रपरिषदेकरिता विदर्भ विभागाचे संघटन मंत्री खासदार डॉक्टर अनिलजी बोंडे, प्रवीणजी धटके या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी आदरणीय रवींद्रजींना विनंती करतो त्यांनी कृपया पत्रपरिषदेला संबोधित करावं. समय समय पर उठिए, उस तरीके से होली में भी अपना ईद में भी वर्चुअल ईद मनाने की मांग की है. मुझे ये बात मालूम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग हर वो त्यौहार, हर उस धर्म का त्यौहार उनके रीति रिवाज से मनाना चाहिए. इसके लिए हम सब लोग आग्रही होते हैं और हमारा वैसे ही आग्रह रहेगा. तुम्ही हे म्हणतात मात्र अल्पसंख्याक आयोगाचे जे अध्यक्ष आहेत तुमचे विचारधारेचे आहेत कार्यक्रम त्यांनी आज नितेश राणेंवर आक्षेप घेतलेला. त्यांचं म्हणणं आहे की नितेश राणे धार्मिक तेढ निर्माण होईल असं वक्तव्य करतात आणि फडणवीस. मी काय म्हटलं तुम्हाला लक्षात आलं नसेल कदाचित. मी अतिशय चांगल्या शब्दांमध्ये हे सांगितलं की सर्व धर्मातील असणारे सर्व सण हे अतिशय चांगल्या गुण्यागोविंदाने साजरे व्हावेत. कुठेही तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी कायदा सुव्यवस्था या सगळ्या गोष्टी या जपल्या जाव्यात यासाठी आम्ही सर्वजण कटिबद्ध आहोत. कार्यखान करत असतील नाही. मी आपणच आता पत्रकार परिषदेमध्ये विचारलं. माझी भूमिका जी आहे ती मी सांगण्याचा प्रयत्न केला. खरं तर मी आज पार्टीची असणारी जी कार्यशाळा जी आहे संकल्प ते सिद्धी जो आम्हाला केंद्रीय नेतृत्वाने संपूर्ण देशभरामध्ये जो कार्यक्रम जो करण्यासाठी आम्हाला सांगितला आहे त्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी असणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीचे असणारं जे आमचं युनिट आहे कार्यकर्त्यांचं जे युनिट आहे त्यांच्या सगळ्यांच्या कार्यशाळेला उपस्थित होतो आणि त्या संदर्भात सुद्धा एक त्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सुद्धा एक प्रेस घेऊन त्या प्रेसला सुद्धा ही माहिती त्या ठिकाणी द्यावी या उद्देशाने आज ही प्रेस घेतली आहे. कधीतरी या सगळ्या विषयांमध्ये सुद्धा जेव्हा कधीतरी प्रेस
घेईन तेव्हा नक्की त्याही प्रश्नांना जे काही उत्तरं आपल्याला अपेक्षित आहेत ते नक्की देण्याचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद. फॉर्मेट जो आहे तो तयार केलेला आहे. आपल्यालाही तो इथून पार्टीच्या माध्यमातून प्रसार माध्यमांपर्यंत पोहोचवला जाईल. 9 तारखेला पहिल्यांदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी यांची प्रेस कॉन्फरन्स होईल. त्यानंतर वेगवेगळ्या भागांमधून वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये इथल्या असणाऱ्या प्रमुख नेत्यांची आणि आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी महाराष्ट्रामध्ये एक प्रेस घेऊन या कार्यक्रमाची सुरुवात करणार. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है. और अब अगली खबर। भाजपा विधायक नितेश राणे के हालिया बयानों पर अल्पसंख्यक समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई है। एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने कहा, नितेश राणे महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री सूफी कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं। फडणवीस का नाम लेना उनके स्तर की बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समुदाय भारतीय है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। बकरीद को लेकर उन्होंने कहा कि बलि के दौरान हिंदू कसाई ही होते हैं, इसलिए उनके लिए रोजगार की भी मांग की जानी चाहिए। नेता ने कहा, देवेंद्र फडणवीस सभी धर्मों के मुख्यमंत्री है और उनके संस्कार नितेश राणे में नहीं। नितेश को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। नेता ने जानकारी दी कि अल्पसंख्यक आयोग नितेश राणे को नोटिस भेजेगा और अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो जिम्मेदार वही होंगे। साथ ही कहा, भाजपा सरकार ईमानदारी और कोई गलती करता है तो कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने ये भी जताया कि विवादित बयानों पर भाजपा को सोच समझकर कदम उठाना होगा। जल्द ही नितेश राणे का नंबर भी आ सकता है। फ्रेम निकलो आ रही. सर, हे सांगा, नितेश राणे ज्या पद्धतीनं वादग्रस्त विधान करतायत आणि आता बकरी ईद आहे, बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर कोणी वादग्रस्त विधान करू नये, शिवराज्याभिषेक सोहळा आहे, नितेश राणे ज्या पद्धतीनं बकऱ्याचे मटण आणि या सगळे वादग्रस्त विषय पुन्हा आणलेले आहे, राज्य मागासवर्गीय आयोग कसं बघते सगळे प्रकार? देखिए, नितेश राणे जी जो बार बार नफरती बयान देते हैं, ये महाराष्ट्र के विकास के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और जो बार बार वो श्री देवेंद्र फडणवीस जी का नाम कोट करके बोलते हैं, ये भी ठीक नहीं है। देवेंद्र जी को शायद वो जानते नहीं। देवेंद्र जी आज जो हमारे जो नेता है वो महाराष्ट्र के नहीं, आज उनको पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा भारत, पूरा इंडिया जानता है, पूरा विश्व जानता है। और आज वो महाराष्ट्र को जो है समृद्ध बनाने पे काम कर रहे हैं। और नितेश राणे जो है वो महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम कर रहे। वो पता नहीं उनको क्या है मुसलमानों से, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री है वो आज इस हिंदुस्तान में सूफी कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। और नितेश राणे ये सबको, जो प्रधानमंत्री है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। सर, ये बताइए, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और कुछ गोपालन संगठनों ने कहा है कि नितेश राणे ने कल बोला कि मुस्लिम और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कल और एक जिक्र किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो मुसलमान यहाँ है वो ईमानदार है, और जो पाकिस्तान चले गए मैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहता। तो मुसलमानों के जख्मों को बार बार खुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि जो यहाँ जो भारत में जो मुसलमान रहता है वो ईमानदार मुसलमान है। जो पाकिस्तान चले गए वो हो सकता बेईमान थे, लेकिन हम जो यहाँ मुसलमान रहते हैं वो भारत के मुसलमान हैं। हम ईमानदारी से यहाँ रहते हैं, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते, यहाँ के कायदे को मानते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में अगर आप उठा के देखो तो पारा नंबर 13, सूरा नंबर 12, आयत नंबर 76 में लिखा हुआ है कि जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस कस्बे में आप रहते हैं वहाँ के कायदे को मानना है। अगर यहाँ पे कायदा है कि गो हत्या, यहाँ पे गोवंश जो बैन है, तो कोई भी मुसलमान यहाँ पे गोवंश की कुर्बानी नहीं करेगा। बात है बकरा ईद की, बकरे की कुर्बानी करना, तो अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों की कुर्बानी होती है। अब बकरे से जो विषय है उसमें बहुत सारे हिंदू समाज के लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो खटीक समाज अगर देखो तो वो हिंदू समाज है। तो बकरे की जो कुर्बानी है
वो समस्त हिंदू समाज ही उसका, यानी अगर उसको बकरे को काटने का जो काम करता है, मुसलमान तो खाली कुर्बानी देता है, उसको तकसीम करने का, उसको काटने का काम जो करता है वो हिंदू समाज का, खटीक समाज करता है। तो ये हिंदुओं पे भी अत्याचार है, ऐसा नहीं कि मुसलमानों पे, आज उनके भी रोजगार से खेला जा रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। त्या संदर्भात नितेश राणेला आयोग नोटीस पाठवणार का? वारंवार तसे वक्तव्य येतात. देखिए, अगर इस बात को लेके महाराष्ट्र में कोई विवाद होता है तो डेफिनेटली अल्पसंख्यक आयोग उनको सेक्शन 10 के अंतर्गत बुलाएगा और इस यानी कि यहाँ कुछ भी तीर्ण निर्माण हुआ उसका जिम्मेदार जो है वो उनको ठहराया जाएगा। ये सब महाराष्ट्र, ये देवेंद्र फडणवीस जी का महाराष्ट्र है, ये विकसित महाराष्ट्र है, इसको बर्बाद करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर ये सब कुछ भी ऐसा चलने वाला नहीं। आपने लास्ट टाइम इस सब मामले की प्रधानमंत्री के पास शिकायत करने वाले से वो की थी, और इस बार अगर वो देवेंद्र जी का नाम खराब करे तो सीएम साहब से आप बात करेंगे? बिल्कुल, मैं देवेंद्र जी का से बात भी करूंगा इस विषय पे। अगर उनको देवेंद्र जी के बारे में अगर पता रहता, जितना मैं जानता हूँ, आज वो उनकी छवि खराब करने का काम नहीं करते। देवेंद्र जी को उन्होंने पढ़ा ही नहीं, देवेंद्र जी को उन्होंने समझा ही नहीं। देवेंद्र जी खाली हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री है, वो सिखों के भी मुख्यमंत्री है, वो ईसाइयों के भी मुख्यमंत्री है, वो बौद्धों के भी मुख्यमंत्री है। तो वो सभी के, और वो सभी को साथ में लेके चलते। आप मेरे को बता दीजिए कि पूरे महाराष्ट्र में किसी भी मुस्लिम या कोई मुस्लिम समाज या कम्युनिटी देवेंद्र जी के अगेंस्ट में कोई बयान देते हुए आपने सुना है? ये सब महाराष्ट्र, ये देवेंद्र फडणवीस जी का महाराष्ट्र है, ये विकसित महाराष्ट्र है, इसको बर्बाद करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर ये सब कुछ भी ऐसा चलने वाला नहीं। आपने लास्ट टाइम इस सब मामले की प्रधानमंत्री के पास शिकायत करने वाले से वो की थी, और इस बार अगर वो देवेंद्र जी का नाम खराब करे तो सीएम साहब से आप बात करेंगे? बिल्कुल, मैं देवेंद्र जी का से बात भी करूंगा इस विषय पे। अगर उनको देवेंद्र जी के बारे में अगर पता रहता, जितना मैं जानता हूँ, आज वो उनकी छवि खराब करने का काम नहीं करते। देवेंद्र जी को उन्होंने पढ़ा ही नहीं, देवेंद्र जी को उन्होंने समझा ही नहीं। देवेंद्र जी खाली हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री है, वो सिखों के भी मुख्यमंत्री है, वो ईसाइयों के भी मुख्यमंत्री है, वो बौद्धों के भी मुख्यमंत्री है। तो वो सभी के, और वो सभी को साथ में लेके चलते। आप मेरे को बता दीजिए कि पूरे महाराष्ट्र में किसी भी मुस्लिम या कोई मुस्लिम समाज या कम्युनिटी देवेंद्र जी के अगेंस्ट में कोई बयान देते हुए आपने सुना है? कभी नहीं सुना। तो देवेंद्र जी सबका साथ रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबका काम करते हैं, किसी एक विशेष कम्युनिटी का काम नहीं करते, वो सबका काम करते। और देवेंद्र जी के बारे में, उनके बारे में बोलने के पहले अपनी छवि हमको वैसी बनाना पड़ेगा। वो उनका इतना बड़ा कद है कि मेरा और नितेश राणे जी का काम नहीं है कि उनका नाम ले लेके बार बार उनकी बदनामी करे। आज देवेंद्र जी महाराष्ट्र के नेता नहीं है, देवेंद्र जी को पूरा जापान जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है, पूरा इंडिया जानता है, महाराष्ट्र तक अभी वो सीमित नहीं है। तो देवेंद्र जी के बारे में बात करने से पहले 100 बार हमको सोचना चाहिए कि उनकी छवि खराब ना करे। उठे सूठे बोल देते क्या यहाँ पे वो बंगले पे ये बैठे, ऐसा है वैसा है, तो देवेंद्र जी का नाम लेके कोट ना करें। उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, आप अपना व्यक्तिगत बोलिए। यहाँ का जो कायदा देवेंद्र जी ने, अगर आप देखो, एक बैठक लिए तो बैठक में उन्होंने सारे लोगों को बुलाया, मुस्लिमों को भी बुलाया कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, कायदा कैसा बराबर है। तो ये सब सोच समझ के बोलना चाहिए नितेश राणे जी। नितेश राणे कांग्रेस से भी आते, इसके पहले वो कांग्रेस के भी विधायक थे। तो आपको लगता है कि वो कांग्रेस वाले संस्कार उन पे वो भाजपा में आके पूरी तरह से भाजपा की नहीं हो पाए? देखिए, अगर उनमें देवेंद्र जी के संस्कार होते तो वो उनके रास्ते पे चलते। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम तो शुरू से देवेंद्र जी के साथ थे, हम शुरू से गडकरी जी के साथ थे, तो आज हमारे संस्कार वैसे हैं। तो देवेंद्र जी के साथ में रहने से संस्कार आएंगे। तो उनको पहले समझना पड़ेगा कि देवेंद्र जी क्या है। देवेंद्र जी के बारे में हमारा लेवल नहीं, उनका ना उनका है ना मेरा है। देवेंद्र जी का कद बहुत बड़ा है। गोहत्या के बकरी ईद और गोहत्या लेके जो बात शुरू हुआ है, उसके पार्श्वभूमि में बीएचपी, बजरंग दल 48 आवर्स पहले कुछ सीमावर्ती भागों में अपनी चौकियां लगाने वाले हैं। ये उसका ट्रांजैक्शन नहीं हो सके, इसलिए किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए, पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो गौवंश पे बैन है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस्लाम का भी कायदा बोलता है कि जिस प्रांत में, जिस स्टेट में जो कायदा चलता है उसका हम सबको, समस्त मुस्लिम समाज को मिलकर उसका पालन करना चाहिए और सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। ये इस्लाम बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ,
ये कुरान शरीफ बोलता है। तो हम सबको, समस्त मुस्लिम समाज को इसका बिल्कुल इस कायदे का पालन करना चाहिए। और इस्लाम में ऐसा भी है, कार्रवाई की मांग करेंगे आप नीतीश राणे को? देखिए, अगर कुछ भी गलत होगा तो बिल्कुल कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का है। यहाँ पे कोई भी, अगर वो भाजपा का भी हो, तो बिल्कुल उन्होंने इससे पहले भी, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अगर इससे पहले देखे तो उन्होंने व्यवस्था खराब करने की कोशिश की थी, बयानबाजी ऐसा कुछ तो भी दिया था, उनपे गुना दाखिल किया था। तो ये भाजपा सरकार में ये सब चलता नहीं है, ये ईमानदार सरकार है। यहाँ सरकार का भी आदमी है, उस पर भी गुना दाखिल होता है। वो पहले चल गया, पहले में गुना दाखिल नहीं होते थे, ये नहीं होते थे, वो नहीं होते थे। अभी बिल्कुल जो भी है एकदम साफ सुथरा काम है, ईमानदार सरकार है और सबकी सरकार है। आप नीतीश राणे पे आक्षेप कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि नीतीश राणे भाजपा का ही एजेंडा जो है वो आगे लेके जाते हैं और भाजपा भी चाहती है कि नीतीश राणे हिंदुत्ववादी नेता करके उभरे, इसलिए वो इस तरह से। देखो, भाजपा कभी भी ऐसा सोचती नहीं है या ऐसा काम नहीं करती। अगर भाजपा की आप हिस्ट्री उठा के देखो तो अच्छे उन्होंने आड़ा टेढ़ा बोलने वालों को साइड में करके रखा है। तो इनका भी नंबर मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी आने वाला है। भाजपा नेशन बनाने पे काम करती है, विकास करने पे काम करती है। आपको अगर बता दूं तो कई सारे एग्जाम्पल है, आप उठा के देख लीजिए। तो ये ऐसा नहीं है भाजपा को ये बदनाम करने की कोशिश है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि नीतीश राणे जी का वो व्यक्तिगत मत है, वो बार बार जो हमारे सीएम साहब का नाम लेके जो कोट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, वो नहीं करना चाहिए। चला एक हिंदी बाईट घेऊन टाकू ना, हिंदी आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पष्ट किया कि बकरीद के दौरान गोहत्या की किसी भी कोशिश पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गोहत्या पर कानून लागू है और इसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बावनकुले ने कहा, अगर कोई गाय या बछड़े का वध करने की कोशिश करता है तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। मैंने इस संबंध में अमरावती के कमिश्नर से भी चर्चा की है। अबू आजमी के बयान को लेकर बावनकुले ने कहा, मुझे नहीं पता उन्होंने मुख्यमंत्री से क्या कहा, लेकिन महाराष्ट्र में गोहत्या का सवाल ही नहीं उठता। राजस्व मंत्री ने नीतीश राणे के विवादित बयान पर सीधी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि हर धर्म को अपना त्योहार मनाने का अधिकार है, लेकिन हम राज्य में गोहत्या को स्वीकार नहीं करते। सरकार ने साफ कर दिया कि बकरीद के दौरान कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में गोहत्या कायदा बंदी है, कायदा में लिखा है कि कोई भी गोवंश की हत्या नहीं कर सकता, उनको कटवा नहीं सकता। लेकिन किसी ने बयान किया है, मुझे आपने बताया कि हम करेंगे ही। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार, हमारी सरकार इतनी कमज़ोर नहीं है कि ईद के दिन, ईद मनाना ठीक है, लेकिन ईद के दिन कोई गोवंश काटेगा और गोवंश के बछड़े को काटेंगे, ये यहाँ मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मजबूत कायदा है, वो कायदे का पूरेपूर उपयोग करके हम लोग, हमारा जो पुलिस है, हमारा जो प्रशासन है, वो पूरी तरह से इस पर अंकुश डालेगा और इस महाराष्ट्र में कोई भी गोहत्या कटाई नहीं होगी, गोहत्या नहीं होगी। इसके लिए हम पूरा सरकार के सारे हमारे पुलिस, और कल भी मैंने अमरावती कमिश्नर से बात किया, जो छोटे छोटे बछड़े किसी ने बांध के रखे हैं, उन्होंने ईद के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, सामाजिक सलोखा रखना चाहिए। हम सामाजिक सलोखा रखने की बात करते हैं। समाज में कोई भी बिगड़ाव ये अबू आजमी जैसे लोग अगर करते हैं तो अच्छा नहीं है, और इस प्रकार के किसी के धार्मिक भावनाओं को दुख पहुंचाना ये भी ठीक नहीं है। 100% महाराष्ट्र में गोहत्या बंदी कायदा है। महाराष्ट्र में गोहत्या नहीं हो सकती है, या कोई गाय के बछड़े नहीं काटे जाएंगे। इसके लिए सरकार पूरी तरह से काम करेगी, हमारी सरकार पूरी तरह से इसके लिए काम करेगी, हमारा प्रशासन काम करेगा। वर्चुअल पद्धतीने ईद का साजरी होत काय सांगत नाही? नाही तर नितेश राणे काय बोलले मला माहिती नाही, पण त्या धर्माला, आपापल्या धर्मातला त्या ठिकाणी सण साजरा करण्याचा अधिकार आहे। पण या ठिकाणी मी वारंवार सांगेल, गोहत्या करणे या राज्यामध्ये आम्हाला मान्य नाही। सलमान खुर्शीद ने कहा, आप कांग्रेस
बकरीच्या विषयाला इम्तियाज अबू आझमी मुख्यमंत्र्यांना भेटले आणि त्यांनी म्हणलं काही झालं तर बकरीची कत्तल होणारच, मुस्लिमांचं संविधानाने बदललं जाणार नाही, नवीन वाद उद्भवतो. वाद उफडण्याचा प्रश्न येत नाही. ज्यांनी कुणी असं या ठिकाणी वाच्यता केली असेल, मला माहिती नाही, आपण सांगताय की अबू आझमी काय बोलले. पण अबू आझमीनी असं बोलू नये आणि समाजामध्ये तेढ निर्माण करू नये. कारण महाराष्ट्रामध्ये गोहत्या बंदी कायदा लागू आहे. गोहत्या बंदी कायदा लागू असताना बकरी ईदला गोवंश कत्तल करणे किंवा गोवंशाचे जे त्या ठिकाणी हत्या करणे हे काही योग्य नाही. आणि त्यामुळं माननीय मुख्यमंत्र्यांची काय बोलणं हे मला माहिती नाही. पण गोवंश हत्येबंदी कायदा या महाराष्ट्रात लागू असल्यामुळं आमचं सरकार गोवंश हत्या होऊ देणार नाही. बकरी ईदला गोवंश कापू देण्याकरता आमच्या कापण्याकरता जर कोणी जबरदस्ती केली आणि गोवंश कापण्याचा प्रयत्न केला तर आमचं सरकार नक्की कारवाई करेल. मी काल अमरावतीमध्ये सांगितलं, अमरावती पोलीस कमिशनरशी बोललो की त्या ठिकाणी गौमातेचे त्या ठिकाणी लहान लहान वासरू कुणाचा तरी घरी बांधल्या गेले आहेत, गोवंश कत्तली करता लहान लहान बछडे जे आहेत तेही कापण्याचा प्रयत्न काही ठिकाणी होतो आहे. तर आम्ही आता हा नक्की अजून त्या ठिकाणी कडक पद्धतीने यावर वॉच ठेवू आणि कोणत्याही हालतीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये गोवंश कापले जाणार नाही याची खबरदारी आम्ही सर्व लोक घेऊ, सरकार घेईल, माननीय मुख्यमंत्रीसुद्धा घेतील. पण अशी मुजोरी करणं योग्य नाही, समाजामध्ये तेढ निर्माण करणं योग्य नाही. ईदला कोणाचा विरोध नसतो, ईद ही मानवलीच पाहिजे. पण गोवंश हत्या करून कुठलीही ईद मानवली जाऊ नये अशी या ठिकाणी आमची ज्यांना असा प्रयत्न केला आहे त्यांना आमची सूचना आहे. हिंदूंच्या सणावर अनेक सल्ले दिले जातात. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है. और अब अगली खबर, डिजिटल मीडिया को मिली सरकारी मान्यता, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना, सरकारी विज्ञापन मिलने का रास्ता साफ। महाराष्ट्र में डिजिटल मीडिया को आखिरकार राज्य सरकार से आधिकारिक मान्यता मिल गई है। सरकार ने 3 जून 2025 को एक ऐतिहासिक सर्कुलर जारी कर डिजिटल चैनलों और वेब पोर्टल पर विज्ञापन देने का रास्ता साफ कर दिया है। इस फैसले से ग्रामीण इलाकों से लेकर मेट्रो शहरों तक काम करने वाले हजारों संपादकों और पत्रकारों को सीधा फायदा होगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। अकोला में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 पर हुए भीषण हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये घटना कुरनखेड़ के पास घटी। अकोला से मुर्तिजापुर की ओर तेज गति से जा रहे तिपहिया वाहन पर सवार युवक विराज संतोष टेकाड़े गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं ट्रॉली पर पेलपाड़ा की ओर जा रहे 19 वर्षीय नागे पर की मौके पर मौत हो गई। गलत दिशा से आने वाले वाहन के वाहनों में आमने सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात ठप हो गया। घटना की सूचना मिलने पर बोरगांव मंजू पुलिस स्टेशन स्टाफ मौके पर पहुंचा और पंचनामा तैयार किया। बोरगांव मंजू पुलिस आगे की जांच कर रही है। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। और आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी को और जुड़े रहे MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।